साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपी की वैकेंसी चल रही है और पेपर एग्ज़ाम जो है उसका वो फरवरी में होने की संभावना है। तो मैं आज आपके लिए मैथ्स का पूरा सिलेबस भी लाया हूं और इसमें से एक टॉपिक तो आज ही पढ़ा दूंगा और रोज़ एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। जितनी जल्दी सिलेबस हो जाएगा उतना आपके हित में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जो मैथ्स का सिलेबस है, जो sarkarijal.com जहाँ से आप लोग फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर उन्होंने जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है वहीं से मैं आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ। तो सिलेबस आप देखिए, सिलेबस में क्या कहा गया है कि आपका संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, मासा और लासा है, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ और हानि है, छूट है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, भागीदारी है, औसत है, समय और कार्य है, समय और दूरी है, सारणी और ग्राफ है, मेंसुरेशन है, अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य है और विविध है। यानी कि टोटल 18 टॉपिक आपको पढ़ने हैं मैथ्स में, जिनको मैं एक एक करके आपको बहुत ही तसल्ली से समझा दूंगा, बहुत ही तसल्ली से पढ़ा दूंगा। बस जरूरत है कि आप उतनी ही तसल्ली से पढ़ने के लिए तैयार रहें। तो चलिए साथियों, आज का हम अपना पहला टॉपिक यानी कि नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, नंबर सिस्टम आपको पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और आप भी नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसकी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और इसकी ट्रिक्स की भी बात करेंगे। नंबर सिस्टम देखिए, सबसे पहले अंक क्या होते हैं याद रखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि ये जो है 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। उसके बाद संख्या क्या होती है? जो अंकों से मिलकर जिसका निर्माण होता है, अंकों से मिलकर जो बनती है उसी को साथियों क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। आप याद रखिए, जैसे कोई संख्या लिख दें, हमने लिख दिया 34, तो ये जो 34 है इसमें एक तो 3 का प्रयोग हुआ है, एक 4 का, तो देखो ये अंक है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जो इन अंकों से, किन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से बाहर हो। अभी तक ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जो इनसे बाहर हो। पर साथियों, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो याद रखिएगा, अगर परिभाषा के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त हों। लेकिन अगर सीधे समझने के दृष्टिकोण से बात करें तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। साथियों, जब हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो जो प्राकृतिक संख्याएं थीं, इसी के समूह में शून्य को और शामिल कर लिया जाए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डट डट डट। इसके बाद 3 क्या कि बहुत सारे नंबर हैं, डट 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 का मतलब होता है बहुत सारे नंबर हैं, और जाता कहाँ तक है? अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कर लें तो याद रखिएगा क्या होता है? शून्य। सम संख्या की बात कर लें तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे डट 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 डट। वैसे देखा जाए, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपनी समझ के लिए जान लीजिए, दो सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। 2 के बाद 4 आई, फिर 4 के बाद 6 आई, फिर 6 के बाद 8 आई, फिर 8 के बाद 10 आई, फिर 10 के बाद 12 आई। ठीक है। उसके बाद बात करें अगर साथियों हम लोग विषम संख्याओं की, तो ऐसी संख्या जिनमें 2 का पहाड़ा न जाए, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पहाड़ा न जाए। एक बात याद रखिएगा, सम और विषम ये 2 पर ही निर्भर करती हैं। सम का मतलब जिसमें 2 का पहाड़ा चला जाए, विषम का मतलब जिसमें 2 का पहाड़ा न जाए। याद रखिएगा, क्या? न जाए। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15, 17, ऐसे बहुत सारी। यानी हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है। विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर होता है? 2-2 का अंतर होता है। अब अगर साथियों भाज्य संख्या की बात कर लें और अभाज्य संख्या की बात कर लें, एक तो परिभाषिक दृष्टिकोण से आपसे बात करेंगे और एक आपको समझाने के लिए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे।
वैसे भाज्य संख्याओं की परिभाषा ये कही गई है कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड संभव हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, भाज्य संख्या भासे भाज्य भासे भाग, जिसमें किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। ये मत कहिएगा एक और स्वयं से सबका भाग चला जाता है। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 2। अब आप बताओ इसको कौन कौन संख्याएं गणितीय दुनिया में भाग कर सकती हैं? तो एक का भाग इसमें चला जाएगा, दूसरा 2 यानी स्वयं का, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं जो इसको भाग दे पाए। या एक हम नंबर ले लेते हैं 3, हम पूछे इस 3 में किसका किसका भाग चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक तो 1 का चला जाएगा, दूसरा 3 का, यानी 1 और स्वयं के अलावा और किसी से भाग नहीं जा सकता। तो ये सब हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्याएं। सॉरी, ये सब क्या हो गई? अभाज्य संख्या है। हमें चाहिए क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जैसे हमने 4 ले लिया, अब 4 में क्या करिएगा? इनमें सब में केवल 1 और 2 था, 4 में क्या है? इसमें आप 1 का भी भाग जा सकता है, इसमें आपका 2 का भी भाग जा सकता है, और इसमें आपका 4 का भी भाग जा सकता है। तो 1 और स्वयं से तो गणितीय दुनिया की हर संख्या विभाजित होती है, लेकिन ये उसके अलावा भी भाग जा रहा, तो भाज्य का मतलब भाग चला जाए। किसी भी संख्या का भाग अगर चला जाता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें साथियों आपके साथ अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्या वो आ लग गया। अभाज्य माने जिसमें भाग ना जाए, जिन्हें मैं समझा रहा था 2 और 3। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप की संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बार फिर समझ लें, भाज्य का मतलब जिसमें भाग चला जाए, अभाज्य का मतलब जिसमें भाग न जाए। मोटे तौर पर बस इतना ही समझ लें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं साथियों तो 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करूं तो 4 होती है। ये आप याद रखिएगा। 4 के बाद आगे 4, 6, 8, 9 ऐसे मिलती चली जाएंगी। अगर हम बात करें आपसे परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं साथियों, इसे ध्यान से समझिएगा। इसकी परिभाषा हम 2 प्रकार से करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। देखिए कैसे करेंगे। पहले प्रकार में साथियों हम ये करेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जिसमें q का मान कभी भी शून्य ना हो और p और q दोनों पूर्णांक हों। थोड़ा सा कठिन हो गई होगी तो इसे सरल समझ लो। 1/, की लाइन हो, कुछ ऊपर लिखा हो और कुछ नीचे लिखा हो, तो ये हमेशा हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अगर हम बात कर लें इसकी दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि दशमलव की ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत हो, जैसे 2, 2, 3, बस खत्म, आगे ना जाए। या हम लिख दें 0.25, ये हो गया शांत। लेकिन अगर अशांत हो तो आवर्ती हो, जैसे 0.2323, न रुके, कोई दिक्कत नहीं, चलता चला जाए, लेकिन आवर्ती माने रिपीट फिर हो जाए, तब भी वो क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याएं आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक हैं। यहीं पर एक बात और समझिएगा, इनमें क्या होता है? इनका दशमलव निरूपण अशांत होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3 और फिर डट 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 चलता रहे, तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय। यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, क्या कि जो पाई होती है हमारी, ये जो पाई होती है, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, पाई जो है वो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का ही मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। खूब याद रखिएगा इस पॉइंट को। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का ही मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 22/7 पाई का निश्चित मान न हो करके लगभग मान होता है। यहीं पर एक शब्द और लिखा हुआ है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है साथियों पूरा पूरा अंक। इसमें धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं और शून्य भी शामिल होता है। अगर मैं इसे आपको संख्या रेखा की मदद से दिखाना चाहूं तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं 0, 1, 2, 3, इधर सब धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी, इधर -1, -2, -3, -4 डट 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 ये ऋणात्मक हो जाएंगी। तो ये पूरा क्या है? पूर्णांक। अगर पूर्णांक के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की, कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और आपका हो जाएगा शून्य पूर्णांक। अब यहाँ पर आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लिख के रखी गई हैं, उन्हें आप देख लीजिए। बात क्या है कि शून्य जो होता है वो ना तो धनात्मक है, ये मत कहिएगा शून्य पॉजिटिव है, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, बल्कि शून्य होता क्या है? शून्य उदासीन होता है।
एक की अगर बात करें तो एक ना तो परिमेय में आता है और न अपरिमेय में आता है, ये बात याद रखिएगा। एक न परिमेय की श्रेणी में आएगा और ना ही किसकी श्रेणी में आएगा, अपरिमेय की श्रेणी में आएगा। खूब ध्यान रखिएगा। सॉरी यहां पर थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आएगा ना अभाज्य, परिमेय नहीं है यहां पर। एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आएगा और ना अभाज्य की श्रेणी में आएगा, ये लिखने में मिस्टेक हो गया। एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आएगा और ना ही अभाज्य की श्रेणी में आएगा। परिमेय नहीं, परिमेय तो है एक, क्योंकि P बटे Q में लिख सकते हैं। एक परिमेय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि 0 से लेकर जो 9 तक हमारे 10 अंक थे, 10 अंकों के समूह को अंकों की दार्शनिक पद्धति कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, अंकों की दार्शनिक पद्धति कहते हैं। कहां से कहां तक के समूह को, 0 से 9 तक के समूह को। अब साथियों आइए कुछ और बातें समझते हैं आपके साथ। अगली बात हमारी क्या है, अभाज्य संख्याओं से प्रश्न कुछ बन जाता है कभी कभी। क्या बनता है मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रश्न है, अब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो पहले आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब आपके 25 हैं। पूरी 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती, जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं। 1 से 50 तक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होती हैं। अभी आप अगर इनको ऐसे पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो रट लीजिएगा, यूपीपी में ये पूछा जाता है। 1 से 25 तक की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 तक की बात करनी तो सिर्फ यहीं तक। तो 1 से 25 तक कितनी संख्या होती है, 10 संख्या होती है। एक बार फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 9 ही होती हैं, 10 भी नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 25 तक केवल 9 संख्याएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। 1 से 20 तक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही होती हैं। 1 से 10 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही होती हैं, इनको याद रखिएगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यह है कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ ही साथ क्या है, अभाज्य भी है। चलिए साथियों इससे आगे पढ़ते हैं।